हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर का लेक्चर है, इसमें 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर उसका स्टैटिक जीके भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी दो चीज़ें तैयार होंगी, एक करंट अफेयर और एक स्टैटिक जीके। आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके का भी हमारे इन एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। अगर बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्स में ये सीरीज़ हमारी आपको मदद करेगी, तो बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है जैसे यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, आरएएस है, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे DSSB का एग्ज़ाम हो या यूपी में कोई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर को हमने इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करिएगा, 1-2 सेकंड का वेट करिएगा, ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा। वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द वीक लेंगे। अगर आप हमें यानी हमारे इन वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद अभी तुरंत आंसर करना है, लिखना है क्वेश्चन ऑफ द वीक। जो भी आपको आंसर लगता है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़कर आपको बता देते हैं। दिलजीत दोसांझ को किस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, एडिडास, नाइक, लेवाइस या प्यूमा। जो भी आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है? यह अवार्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और ये जिसने जीता है वो खासकर ध्यान रखेंगे, हमारे बैंकिंग के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है करंट अफेयर में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड जीता है हमारे भारत के आरबीआई ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत के कलकत्ता में की गई, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई लेके आई। तब से लेकर आज तक उसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आप जानते हैं कि आरबीआई जो है वो हमारा एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है, देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और नोट प्रिंट करता है, 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी को नोट प्रिंट करता है। और देश में जो भुगतान संतुलन है इसको बैलेंस करता है, फॉरेन रिजर्व को रखता है, बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। आप इन सब के बारे में जानते होंगे। आरबीआई के बारे में यहाँ पर हमने बताया, जो प्रश्न है उसमें जो अवार्ड मिला है उसके बारे में देखिएगा। यहाँ पर जो अवार्ड मिला है वो सारथी और प्रभा के लिए मिला है। तो यहाँ पर 2 डिजिटल पहल इनकी चल रही थी, जो कि एक सारथी थी और एक प्रभार थी। तो सारथी के बारे में बताएं तो यह एक इंटरनल वर्क फ्लो को डिजिटलाइज्ड करता है, ऐसा एक योजना चल रही थी इनकी, ऐसा एक पहल जो चल रही थी डिजिटल वो। और प्रहरी जो है, प्रवाह जो है, ये बाहरी उपयोगकर्ता जो हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उनके लिए था। तो सारथी इंटरनल के लिए था और जो प्रवाह था वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए था, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रयोग करता है रेगुलेटरी एप्लीकेशंस को करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारथी और प्रभा। ठीक है, ये जो अवार्ड मिला है ये सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के तहत इनको प्रदान किया गया है आरबीआई को। अब यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड की अगर बात करें तो ये सेंट्रल बैंकिंग के लिए दिया जाता है, लंदन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। यह कैसी संस्था है? लंदन आधारित संगठन है। ठीक है, और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट करने के लिए और नवाचार, इनोवेशन करने के लिए ये बैंकिंग सेक्टर में अक्सर दिया जाता है, जिसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कहते हैं। ठीक है, हमने अवार्ड के बारे में बात कर ली। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखें तो आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द एक्ट ऑफ 1930
1904 के एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, कलकत्ता में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई लेके गए। अब फिलहाल देखें तो फिलहाल मुंबई में है हेडक्वार्टर। इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी नेशनलाइजेशन जो है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। फिलहाल इसके 26वें नंबर के गवर्नर हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, और वित्त मंत्रालय जो है उसके अधीन ये काम करता है हमारा आरबीआई। पहले गवर्नर की बात करें जब 1935 में फॉर्म किया गया था तो सर ओसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद जेम्स टेलर बनाए गए थे, लेकिन बाद में सीडी देशमुख जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने आरबीआई के। तो सीडी देशमुख, यहाँ दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला पूछा जाता है कि पहले गवर्नर, दूसरा प्रश्न पूछता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा करंट अफेयर से संबंधित और उससे संबंधित जो भी स्ट्रैटेजी बन सकता है वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है भाई, तो दोनों चीजें आप ध्यान से पढ़ते हुए और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सभी लोग अपनी करंट अफेयर की एक कॉपी अलग से बना लें जिसमें हम वीकली करंट अफेयर जो आपको बता रहे हैं, आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर अपने खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो और बेहतर रहेगा। आप चाहें तो क्वेश्चन की फॉर्म में ना बनाएं, बल्कि आपके जो की पॉइंट्स हैं उनके फॉर्म में बना लें, वन लाइनर के फॉर्म में बना लें। आपके लिए लिखना थोड़ा कम पड़ेगा। अदरवाइज हम उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसे रखिए, चाहो तो प्रिंट निकलवाइए, अदरवाइज आप वैसे भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर गोल्डन मरकरी अवार्ड जो है 2025 ये दलाई लामा को यहाँ पर किया जा रहा है, तो दलाई लामा को ये मिलेगा। अब आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के तिब्बत में सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि फिलहाल 14वें नंबर के हमारे धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। ये एक पोस्ट है, दलाई लामा की एक पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। दलाई लामा एक पोस्ट है जो कि अब फिलहाल 14वें नंबर के चल रहे हैं। इनका जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है कि कौन दलाई लामा बनेगा, ये पुनर्जन्म के आधार पर होता है। ये इनमें मान्यता है कि वो दलाई लामा जो अब हैं ये दोबारा से किसी घर में जाकर पुनर्जन्म लेंगे और वही अगले हमारे दलाई लामा बनेंगे। आपको पता होगा कि तिब्बत की जो कैपिटल है वो ल्हासा है और उस पर अब कब्जा चाइना का है, तो वो चाइना के हिस्से में आता है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि दलाई लामा, ये इमेज दलाई लामा की है। साथ ही साथ गोल्ड मरकरी अवार्ड क्या है इसके बारे में देखिएगा। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, इसकी स्थापना 1961 में होती है। ये अक्सर उन व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवीय प्रयासों के लिए जो ह्यूमन अफेक्ट्स हैं, जो एफर्ट्स लगाए हों, ह्यूमैनिटीज़ के लिए एफर्ट्स लगाए हों, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और कल्चर को स्थिरता यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उनको यहाँ पर गोल्ड मरकरी अवार्ड मिलता है। ध्यान रखेंगे, ये एक एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने गोल्ड मरकरी अवार्ड की बात कर ली और किसे दिया गया है, दलाई लामा को। 14वें नंबर के फिलहाल हमारे दलाई लामा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह फिलहाल 14वें नंबर के हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, 14वें नंबर के हैं वो हमने आपको बता दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ज्वालामुखी फुएगो कहाँ स्थित है। फुएगो जो है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, ग्वाटेमाला में है, ग्वाटेमाला। तो ये इस ज्वालामुखी के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है। अब आपको वो चीज़ें जरूर ध्यान रखनी चाहिए जो करंट में है, तो विस्फोट की वजह से ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। कौन सा ज्वालामुखी है, फुएगो, और इसे बार बार इसमें विस्फोट होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है। हम ज्वालामुखी का इमेज आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस तरह से ज्वालामुखी में विस्फोट होता रहता है। वैसे तो आपको पता है, ज्योग्राफी की क्लास में हम आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे जो सोए रहते हैं, कुछ ऐसे जो कभी कभी जग जाते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी उनको कहते हैं, और कुछ एक्टिव रहते हैं। हमारे देश में, भारत में केवल एक ही ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने इमेज जो दिखा रहे हैं आपको, ये देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये ग्वाटेमाला है। ये इमेज हमने आपको दिखाई, ग्वाटेमाला की इमेज है। ठीक है भाई,
यहाँ पर कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी थी, ध्यान रखिएगा। ग्वाटेमाला में है फेगो जो ज्वालामुखी है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इसका पहले हम आंसर बताते हैं। आंसर है 16 मार्च को मनाया जाता है। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने 1988 में एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ग्लोबल पोलियो एरडक्शन, ग्लोबल पोलियो एरडक्शन, ये एक प्रोग्राम चलाया था और ये एक इनिशिएटिव था 1988 में, 1988 में ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा चलाया गया। लेकिन भारत में पोलियो के लिए स्पेशली 1995 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहला जो टीकाकरण था वो शुरुआत सबसे पहले पोलियो से होती है। तो 16 मार्च को इसीलिए हम मनाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। जस्ट 1 मिनट या आधा मिनट का वेट करिए, हम बैटरी चेंज कर लें, इसकी बैटरी जो है लो हो रही है। जी, अब हम चौथा प्रश्न कर चुके हैं। चौथे प्रश्न के बारे में हमने आपको बता दिया है, ये वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न 5वां है, नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच बुलमारो को आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लाने वाला मिशन कौन सा है? आपको ये बात तो पता ही है कि सुनीता विलियम और बुच बिलमोर यहाँ को मतलब ये अंतरिक्ष से वापस आ रहे हैं। तो इन्हें जो लाया गया है वो क्रू 10 मिशन के थ्रू वापस लाया गया है, क्रू 10 मिशन। ये जो क्रू 10 मिशन है ये नासा और स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उन दोनों ने स्वयं संयुक्त रूप से यहाँ पर इसको शुरू किया है मिशन को, जो कि क्रू 10 मिशन है। सुनीता विलियम्स को वापस लाया गया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बात करें नासा के बारे में, तो नासा एक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारे देश में इसरो है उसी प्रकार वहां पर नासा है। इसकी स्थापना 1958 में होती है 29 जुलाई को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नासा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। स्पेस एक्स की बात करें तो ये बहुत पुरानी है, बट 2002 में है। बहुत से लोगों को लगता है कि स्पेस एक्स अभी नया सुनने में आ रहा है 4-5 साल से, तो अभी स्थापित हुआ है, बल्कि आपको बता दें कि 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित हुआ था। प्रसिद्धि अब इसकी ज्यादा हो रही है। स्पेस एक्स का फुल फॉर्म देखेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक इसका मुख्यालय अगर आप देखें तो स्टार बेस है ब्राउन्सविल्स टेक्सास यूएसए में, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो दोनों ही हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है, नासा के हों या फिर स्पेस एक्स के। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है छठा, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 यानी वर्ल्ड कबड्डी जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पर वर्ल्ड कबड्डी की मेजबानी जो होगी, वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है उसकी मेजबानी यहाँ पर इंग्लैंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, इंग्लैंड इसकी मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि ये जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है ये दूसरा वर्ल्ड कप होगा, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हो चुका है। तो पहले बात करते हैं, यह दूसरा वर्ल्ड कप है। मेंस कैटेगरी में टोटल जो है वो 16 टीमें यहाँ पर भाग लेंगी, वुमेन्स कैटेगरी में 8 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, यह टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला जो आयोजन हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो पॉइंट आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहर मलक्का, मलेशिया शहर मलक्का में आयोजित हुआ था।
2019 के मेंस विनर जो थे वो भारत यहाँ पर विनर रहा था और इराक जो है वो रनर अप रहा था। टोटल टीम 8 थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस बार कितनी है, 16 है। अगर बात करें वुमेन्स के बारे में 2019 में, तो उसमें भी हमारा भारत ही विजेता रहा था। तो आपको ध्यान रखना है 2019 का जो कबड्डी वर्ल्ड कप रहा है, वैसे भी हमारे देश में कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हैं लोग, तो भारत मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत यहाँ पर रहा है। और चीनी ताइपे जो है यहाँ पर रनर अप रहा था। टोटल 4 टीमें यहाँ पर थी। तो आप देखें तो दोनों की डबल डबल कर दी गई हैं। 4 अब वुमेन्स, पहले 4 थी वुमेन्स में, लेकिन अब इस बार 8 होंगी। पहले मेंस में 8 थी, लेकिन अब इस बार 16 टीम होंगी। तो ध्यान रखना है, सेकंड है जो कि इंग्लैंड में आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि महिला IPL के बारे में तो सब लोग ध्यान रखते हैं, बट WPL के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता, क्योंकि हमारी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। महिलाओं को स्पेशली यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, उनको बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है, बट लोग कम याद रखते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि 2025 का जो खिताब जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो 7 का C आंसर होगा। मुंबई इंडियंस पहले भी जीती थी, मुंबई इंडियंस इस बार भी जीती है, तो 2 बार लगातार हो गया है, मुंबई इंडियंस के द्वारा ये जीता गया है भाई। अब यहाँ पर हमने महिला प्रीमियर लीग के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे आयोजक कौन है, तो BCCI इसका आयोजन करता है, जैसे कि वनडे एग्जाम्स का भी वही करता है, मेंस T20 वगैरह सबका वही करता है, तो BCCI करता है। T20 का फॉर्मेट रहता है, मतलब 20-20 ओवर का रहता है। फर्स्ट एडिशन जो हुआ है वो 2023 में हुआ है, उसमें जो विजेता था वो मुंबई इंडियंस था और रनरअप जो है वो दिल्ली कैपिटल्स था। लास्ट अगर देखें तो ये 2024 का जो है रहा है, इसमें विजेता जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो विजेता थे और दिल्ली कैपिटल जो है रनरअप था। अगर बात करें टोटल टीम है यहाँ पर 5, रॉयल RCB है, MI यानी मुंबई इंडियंस है और दिल्ली कैपिटल्स है और UP वॉरियर्स है, गुजरात जॉइंट्स हैं, ये सब यहाँ पर टीमें खेली हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि मुंबई जो है वो 2 बार यहाँ पर खिताब जीत चुकी है, पहला जो संस्करण हुआ है और जो अब का संस्करण हुआ है वो, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, नौरोज किस धर्म के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नौरोज एक त्योहार है, आपको याद होगा इतिहास जब पढ़ते हैं तो बलबन के द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की जाती है हमारे देश में। तो नौरोज एक त्योहार है जो कि नव वर्ष का त्योहार है, न्यू ईयर का त्योहार है और ये पारसी धर्म का एक त्योहार है। पार्शियन जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में ये मनाया जाता है। उसके बारे में विशेष बातें आप देखें कि नौरोज ईरानी या फिर पारसी धर्म का नव वर्ष है, न्यू ईयर है। अगर देखें 2025 में यह 20 मार्च को मनाया गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ये जो तारीखें रहती हैं 19 से 22 मार्च के बीच की तारीख रहती है। मूल उद्देश्य क्या है, प्रकृति से प्रेम का उत्सव है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने में, जिसको फारवर्दीन कहते हैं, का पहला दिन भी होता है। ये जो दिन होते हैं ये ईरानी कैलेंडर के पहले दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जिसे हम लोग यूज करते हैं, हालांकि शक संवत भी है, विक्रम संवत भी है, बट हम लोग यूज जो करते हैं, जो तारीख भी हमने यहाँ पर 17 मार्च से 23 मार्च लिखी हुई है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख है और यही आप यूज करते हैं। भारत में अक्सर यही यूज होता है। तो इसकी अगर तारीख देखें तो 19 मार्च से 22 मार्च तक के बीच की ये तारीखें होती हैं जब ये नौरोज त्योहार अपना मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नौरोज त्योहार कौन मनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे पारसी धर्म का है। हमारे देश भारत, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कई देशों में इस त्योहार को मनाया जाता है जो कि पारसियों का एक त्योहार है। नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाने वाला होलबर्ग पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है। यहां पर 2025 का विजेता पूछा जा रहा है, कौन है। तो इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन C गायत्री चक्रवर्ती स्विस वॉक यहाँ पर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर इमेज दिखाया जिनका नाम है गायत्री, तो गायत्री का इमेज आप देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत में पहला मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस पर लगाएं, ये प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब छत्रपति महाराज को
छत्रपति शिवाजी महाराज को अब भगवान बनाने पर लोग तुल गए हैं। अब यहाँ पर उनका मंदिर भी बनाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा दिखती है। उन्होंने जो काम किए हैं, जो उनकी प्रसिद्धि है, उसके लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखेंगे। भिवड़ी जो कि थाने में पड़ता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र थाने भिवड़ी जगह है, वहां पर यह स्थापित किया जाएगा। इनका पहला मंदिर है। तो जो विशेष बात है ये है कि पहला मंदिर इनका बन रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में आयुध निर्माण दिवस। आयुध हो सकता है आपको हिंदी में नाम लग रहा है, लेकिन आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के नाम से याद रखना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्रियां जो भारत सरकार की हैं, लेकिन स्थापित जो की गई हैं उनमें हथियार बनते हैं, बंदूकें बनती हैं, गोला बारूद बनता है, वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात बताएं आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आयुध निर्माण दिवस जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे जो है, वो पहली बार 18 मार्च 1802 को मनाया गया था, जब कलकत्ता को कोरिस्पोर में भारत में पहली आयुध निर्माण फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो उसकी स्थापना 1979 में की गई थी, जो कि भारत में रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन का प्रबंधन करता है। तो वो बोर्ड है। यहाँ पर फैक्ट्री की बात हुई है, तो पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई है वो ध्यान रखेंगे 18 मार्च 1802 को स्थापित हुई थी। इस वजह से 18 मार्च को हम यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता में स्थापित हुई थी। आप चाहें तो उस जगह का नाम याद ना रखें, बट कलकत्ता याद रखें। कोसीपुर एक जगह पड़ती है वहां पर, वैसे ही इसका नाम कोसीपुर है, लेकिन चूंकि बंगाली में इसको कोसीपुर बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां, स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो देश है ये जो देश है, ये ऑप्शन बी त्रिनिदाद और टोबैगो के ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब इमेज में हमने इनका इमेज दिखाया, ये हैं जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें हम मैप में, तो ये देखिए आपका साउथ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पर ये कंट्री है। राजधानी देखें तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। इस समय पर वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो क्रिस्टीन कंगालू हैं, और प्रधानमंत्री जो कि अभी बने हैं स्टुअर्ट यंग, ये प्रधानमंत्री बने हैं। अंग्रेजी भाषा वहां पर बोली जाती है, और टोबैगो और त्रिनाद जो है डॉलर यहां पर चलता है, छोटा सा कंट्री है। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे हैं, जिसमें इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। टोटल इतनी हो गई है। अब देखो पहले से ही बहुत थी, है ना, लेकिन और 128 खोज लिए गए हैं तो 274 हो जाते हैं। यह ग्रह कौन सा है? इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस पर इंपोर्टेंट का साइन लगाइएगा, स्टार बनाइएगा, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये है हमारा शनि। तो शनि ग्रह जो है अब सबसे ज्यादा उपग्रह वाला, चंद्रमा वाला अब ऐसा ग्रह बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा है। पहले आप जानते हैं बृहस्पति पर सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब इस पर सबसे ज्यादा होंगे। शनि ग्रह के चारों ओर हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोले गए हैं, ठीक है, खोजे गए हैं, और 274 अब इनकी संख्या टोटल हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ ही सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह अब ये बन चुका है। ध्यान रखेंगे पॉइंट, जो आपकी किताबें हैं उसमें भी आप एडिट करिएगा, क्योंकि ये अपडेट हो गया है। इससे पहले बृहस्पति है जो कि सबसे अधिक चंद्रमा वाला था, 95 के आसपास यहाँ पर इनके चंद्रमा थे, लेकिन अब चूंकि उसको क्रॉस करके यहां पर बन चुका है ये पहले नंबर पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का चंद्रमा है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो कि स्टैटिक भी हम यहां पर देखते हुए चल रहे हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। सौर मंडल गैसों से बना हुआ जो वो है वो भी हमारा यही बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है, वो है बुध ग्रह। नजदीक भी है, छोटा भी है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर CO2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है, ठीक है। अब प्लूटो की बात करें तो प्लूटो 9वें नंबर का एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन चूंकि
इसने कुछ डायमेंशन थे जो कि ये कई बार किसी की कक्षा में घुस जाता था, कई बार किसी की कक्षा में घुस जाता था, इसलिए ये है तो वही, बट अब इसे हमने ग्रह मानना बंद कर दिया है और इसका एक नंबर दे दिया है 13, 43, 40। 13, 43 और 40 केवल नंबर दे दिया है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। 13, 43, 40 इसका नंबर है। 2006 में इसकी ये मान्यता को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो बहुत नीचे है, तो यहाँ 118वें नंबर की है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, मतलब भारत के लोग हैप्पी कम रहते हैं, तो 118वें नंबर पर ये आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पॉइंट है। अब चूंकि बात कर लेते हैं कि सबसे खुशहाल कौन है, तो ऊपर के यूरोप के ऊपर की कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आपने जो देखे होंगे स्कैंडिनेवियाई देश हैं, उनमें से जो फिनलैंड है वो पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है। 1, 2, 3 याद रखेंगे, पहला जरूर याद रखेंगे, फिनलैंड यहाँ पर पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। अगर बात करें हमारा देश तो 118वें नंबर पर है, बट चीन हमसे ज़्यादा खुश है 68, मॉरिशस हमसे ज़्यादा है, नेपाल भी हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है, 109वें नंबर पर है ये रिपोर्ट के अनुसार। श्रीलंका 133 में, हम इससे ज़्यादा खुश हैं। बांग्लादेश हमसे पीछे है और अफगानिस्तान सबसे पीछे है। तो दुनिया में सबसे दुखी अगर देश कोई है तो वो है अफगानिस्तान, 147वां नंबर उसको मिला है। हालांकि हमारे देश का भी नंबर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा नंबर है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर 1953 में बनाया गया, और ये जो बना है ये राज्य आंध्र प्रदेश, ये एक व्यक्ति की वजह से बना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आयोग बनाए गए थे उन्होंने कहा था कि जो भी राज्य फॉर्मेशन किए जाए वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैटेगरी है उसके आधार पर किए जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर किए जाए। और हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसका विरोध होने लगा। विरोध ये होने लगा कि भाई ऐसे क्यों, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए, और इसके लिए 56 दिन का एक अनशन किया श्री पोट्टी रामालू ने। श्री पोट्टी रामालू ने यहाँ पर अनशन किया 56 दिन का, और 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से ये जो आंदोलन था ये बहुत उग्र हो जाता है, और हमारे भारत सरकार को पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाना पड़ता है। तो श्री पोट्टी रामालू जो है 56 दिन का अनशन रखते हैं, उन्हीं की प्रतिमा वहां पर बनने जा रही है। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि फिलहाल अभी मुद्दा भी चल रहा है, दक्षिण भारत में जितने भी द्रविड़ राज्य हैं उनमें विरोध चल रहा है कि हिंदी को इतनी प्राथमिकता क्यों, हिंदी का इतना प्रयोग क्यों, इसका विरोध चल रहा है। तो वहां पर बोर्ड हैं, होर्डिंग्स हैं, जहां पर हिंदी भी लिखा हुआ है उसे कालित पोत रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, कुछ इस तरह का विरोध चल रहा है जो कि गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनता है वो हर साल 21 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही होगा, 21 मार्च को यह हर साल मनता है। ठीक है भाई, चलिए 21 मार्च को यह हर साल मनता है। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये मनाया गया है, घोषित किया गया है, मतलब कि, और ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वन वाले राज्य कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, मतलब कि एरिया वाइज। लेकिन चूंकि राज्य कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर ही वन है, तो मतलब परसेंटेज में वो आगे निकल जाते हैं। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप पहले नंबर पर आता है एज ए परसेंटेज। ज्यादातर लोग याद रखते हैं कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, चूंकि है भी, इसमें कोई गलत नहीं है, बट एग्जामिनर इस चीज को कम पूछ करके आपसे पूछ सकता है परसेंटेज के आधार पर। तो परसेंटेज के आधार पर लक्षद्वीप पहले पर है, मिजोरम दूसरे पर है, अंडमान निकोबार तीसरे पर है। लेकिन वन क्षेत्र ज्यादा के आधार पर मध्य प्रदेश पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे पर है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने ये सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं
या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आप इसके अलावा हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस वहां पर मिलते रहेंगे, एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलता रहेगा। तो ये पीडीएफ हम वहीं पर प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।